सुप्रीम कोर्ट में मचा बवाल, ममता बनर्जी को कहा गया चोर तो सिब्बल ने दिया मुंह तोड़ जवाब। जी हां दोस्तों, बंगाल से लेकर दिल्ली तक जो सियासी जंग छिड़ी हुई है उसमें अब एक नया पड़ाव आ गया है, जिसे आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। कैसे ममता बनर्जी सियासी खेल से गुजर रही हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बंगाल में चुनाव होने हैं और उससे पहले वहां बहुत कुछ हो रहा है। ईडी सीबीआई का शिकंजा बंगाल में बढ़ गया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। तो क्या कुछ हुआ आज कोर्ट पे जानते हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहे, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहे, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, जिस भी राज्य में चुनाव होने वाले होते हैं वहां ईडी सीबीआई का आना जाना शुरू हो जाता है। ये देखी हुई बात है हम सबकी। और अचानक बंगाल में भी यही हुआ। तृणमूल कांग्रेस की कंपनी जो इसका पूरा चुनाव और कैंपेन संभालती है, आईपैक, उस पर छापेमारी कर दी गई। उस घमासान की तस्वीरें आप सभी ने देखी होगी। किस तरह ममता बनर्जी सड़क पर आई, धावा बोला, दफ्तर से कुछ सामान उठाते हुए सबके सामने चली गई। अमित शाह को घटिया बोला, नटखट बोला, चैलेंज किया, धमकी दी। दोस्तों, बीते दिनों बंगाल में बहुत कुछ हुआ। तृणमूल कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई ईडी वर्सेस ममता बनर्जी से होते हुए ममता बनर्जी वर्सेस अमित शाह कैसे बन गई, सब बस देखते ही रह गए ये तमाशा। लेकिन जब मामला आज सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने ताबड़तोड़ ममता बनर्जी पर ऐसे ऐसे आरोप लगाए कि सुनने वाले दोस्तों सुनते ही रह गए। मगर ममता बनर्जी ने और उनकी तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। आपको बता दूं, एक कोयला घोटाले के मामले में 4 साल पुराने केस में ईडी अचानक आईपैक के दफ्तर और उनके घर पहुंच गई। वो इसलिए क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का जो पूरा कामकाज है यही कंपनी देखती है, जैसा कि मैंने बताया, सारा एडवर्टाइजमेंट से लेकर चुनाव के कैंपेन तक। और ये पूरा मामला तब बिगड़ गया जब ममता बनर्जी अचानक से धमक पड़ती है, वहां पर फाइल, मोबाइल, लैपटॉप लेकर जो है चली जाती है, खरी खोटी सुना के। इसी के बाद ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला दर्ज करवा दिया। दोस्तों, पहले दिन तो सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि कोर्टरूम के अंदर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से खचाखच लोग और नेता भर गए थे। इतनी भीड़ को देखते हुए जज साहब खुद ही उठकर चले गए और अब आज इस मामले में दोबारा सुनवाई हुई तो हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। आज कोर्ट में ईडी द्वारा ममता बनर्जी को भी निशाने पर लिया गया। इसके अलावा बंगाल में जो डीजीपी हैं उनको भी निशाने पर ले लिया गया। और दोस्तों, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ईडी का कहना है कि बंगाल की सरकार ने, ममता बनर्जी ने प्रशासन के साथ मिलकर और खासकर डीजीपी के साथ मिलकर ईडी की छापेमारी में बाधा डाली, इसलिए डीजीपी को निलंबित किया जाना चाहिए। तो सीधे सीधे डीजीपी पर भी बात आ गई है। दोस्तों, ईडी ने कहा कि कोर्ट में ममता बनर्जी ने सारे सबूत चोरी करके वो ले गई और ना केवल ममता बनर्जी ले गई बल्कि उनके अधिकारियों के सामने वो ले गई। उनके अधिकारियों ने उसमें उनकी मदद की। और अधिकारी कौन? शीर्ष लेवल के अधिकारी, डीजीपी। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी प्रदेश के ना केवल मुख्यमंत्री बल्कि उनके सबसे बड़े अधिकारी डीजीपी के खिलाफ ईडी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट में इनको हटाइए क्योंकि ये चोरी कर रहे हैं सबूतों का। दोस्तों, आगे ईडी कहती है कि डीजीपी राजीव कुमार पूर्व में कोलकाता पुलिस कमिश्नर के पद पर रहते हुए सीएम ममता बनर्जी के साथ धरने पर भी बैठे थे। तो ये जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं डीजीपी, बेसिकली ये भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प है दोस्तों कि डीजीपी लेवल के अधिकारी की गूंज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प ये देखना रहा कि ईडी का पक्ष रखने वाले कोई और नहीं बल्कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे। जी, तो समझ रहे हैं, जाहिर है ईडी सीबीआई तो केवल एक ढाल है, इसके पीछे सरकार ने सारे धागे पकड़े हुए। सुनवाई में आगे क्या क्या बात हुई उसके लिए अब आप ये खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट में बोले तुषार मेहता, ममता ने चुराए सबूत, सिब्बल का जवाब एकदम झूठ। दोस्तों, सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने ईडी के उन आरोपों को गलत बता दिया जहां दावा हुआ कि मुख्यमंत्री बनर्जी कोई जरूरी दस्तावेज अपने साथ लेकर गई। उन्होंने कहा कि ये आरोप पूरी तरह से गलत है। सिब्बल ने दलील दी कि ईडी के अपने ही पंचनामा से स्पष्ट होता है कि रेड वाले दिन दोपहर 12:05 बजे तक ईडी ने कुछ भी जब्त नहीं किया था। मुख्यमंत्री कोई भी फाइल या दस्तावेज अपने साथ नहीं ले गए। कपिल सिब्बल ने बताया कि प्रतीक जैन का जो लैपटॉप था उसमें चुनाव से जुड़ी जानकारियां थी। ऐसे में केवल वही लैपटॉप और उनका निजी आईफोन साथ में ले जाया गया। किसी तरह की जबरदस्ती या अवरोध उत्पन्न नहीं किया गया।
उन्होंने ये भी कहा कि पंचनामे पर खुद ईडी अधिकारियों के हस्ताक्षर मौजूद हैं और जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई वो पंचनामे से बिल्कुल अलग कहानी पेश करती है। फिर दोस्तों जब सवाल आया आईपैक का तो सिब्बल ने कहा कि उसमें पार्टी से जुड़ा मटेरियल मौजूद था, इसी वजह से ईडी वहां पहुंची। उन्होंने ईडी की नीयत पर भी सवाल उठा दिया और कहा कि एक सर्कुलर जारी किया जाना चाहिए ताकि सीबीआई और ईडी अपने कुछ चुनिंदा पत्रकारों को सूचनाएं लीक ना करें। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आपत्ति जताई और कहा कि ऐसे मामलों में मीडिया का हस्तक्षेप सीमित होना चाहिए। तो देख रहे हैं दोस्तों, सिब्बल ने सीधा ईडी की नीयत पर सवाल उठाया, साफ कहा कि जिस तरह उस दिन तमाशा हुआ और मीडिया पहुंची वो सही नहीं था। दोस्तों आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूं कि उस दौरान रिपब्लिक भारत की जमकर धज्जियां उड़ी थी। उसे सरेआम लोगों ने दलाल कहा था, आर बंगला दलाल के नारे लगे, यहां तक कि ममता बनर्जी ने भी अर्नब के चैनल को दलाल बोला था। और आज सुनवाई में ईडी की नीयत पर सवाल उठाते हुए सिब्बल ने यह पूछ डाला कि चुनाव से पहले ईडी आईपैक क्यों गई। इस पर सिब्बल ने कहा कि आईपैक के पास कई तरह के आंकड़े रखे जाते हैं, जब वे वहां गए तो उन्हें पता था कि पार्टी से संबंधित कई आंकड़े वहां पर मौजूद होंगे। चुनाव के बीच में वहां जाने की क्या जरूरत थी। कोयला घोटाले में आखिरी बयान 24 फरवरी 2024 को दर्ज किया जा चुका है, तब से वो क्या कर रहे थे। तो दोस्तों अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 3 फरवरी को होने वाली है और तब देखा जाएगा कि आगे क्या क्या होता है। फिलहाल इस पूरी सुनवाई पर आपका क्या कहना है, अपनी राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।